नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की परीक्षावाड़ी श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। हम लोग बात करेंगे पहले ब्रिटिश गढ़वाल की। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गढ़वाल का अर्थ ये है कि हम लोग उस समय की बात करेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के उस समय की बात करेंगे जब वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। तो टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेज़ों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए व्यवस्था की थी। तो टिहरी रियासत को छोड़कर के शेष भाग को अंग्रेज़ों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए एक व्यवस्था कायम की थी। उसको कहा जाता था कमिश्नरी प्रणाली। तो कमिश्नरी प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की थी। किस लिए? तो टिहरी रियासत को छोड़कर के शेष भाग को गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए। मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी में कुछ अंग्रेज कमिश्नर हुए। तो ये इनकी संख्या थी 23। तो मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक 1815 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल में कुल अंग्रेजी कमिश्नर कितने हुए? 23 अंग्रेजी कमिश्नर हुए थे। याद रखिएगा, 23 अंग्रेजी कमिश्नर हुए थे। कब से कब तक? मई 1815 से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक की बात हो रही है। तो उसमें कमिश्नरों की संख्या कितनी हुई? 23। आगे बात करें तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर, जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा और जिसके सहायक जॉर्ज विलियम ट्रेल थे, वो कमिश्नर कौन था? वो एडवर्ड गार्डनर था। कौन था? एडवर्ड गार्डनर। तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था कौन? एडवर्ड गार्डनर। आप याद रखिएगा, कुमाऊं का पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर था और इसका कार्यकाल लगभग 9 महीने तक चला था। और इसके सहायक कौन थे? जॉर्ज विलियम ट्रेल इसके सहायक थे। इसका जो कालक्रम था वो 1815 से लेकर 1816 तक था। तो 9 महीने लगभग इसका कार्यकाल था। तो याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। तो कुमाऊं क्षेत्र का पहला कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर। और इसका कार्यकाल लगभग 9 महीने तक रहा और जॉर्ज विलियम ट्रेल इसके सहायक के रूप में कार्यरत थे। 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत व पहला भूमि बंदोबस्त शुरू हुआ। क्या हुआ? 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की शुरुआत हुई और पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। पहला भूमि बंदोबस्त हुआ किसके शासनकाल में? तो इन्हीं के शासनकाल में जो यहाँ के कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे एडवर्ड गार्डनर, तो इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक सेवा की शुरुआत हुई और पहला भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। ठीक। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, अब बात हो रही है कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर की। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, जिसके काल में 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा, 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, 1816 में दूसरा भूमि बंदोबस्त, 1817 में तीसरा भूमि बंदोबस्त, 1819 में पटवारी पद का सृजन, 1819 में पटवारी पद का सृजन। इसके अलावा 1820 में चौथ भूमि बंदोबस्त, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना, 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना, 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन, 1823 में 5वां
5वां भूमि बंदोबस्त, 1829 में 6वां भूमि बंदोबस्त, 1833 में 7वां भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं कमिश्नरी का सीमांत, हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत तथा सड़कों एवं पुलों के निर्माण आदि कार्य हुए। तो ये किसके शासनकाल में हुए? ये सभी हुए जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। इनका शासन था 1816 से 1835 तक। तो इनका शासन जब 1816 से 1835 तक था, तो 1816 से 1835 तक जितने भी कार्य होंगे उस क्षेत्र में, तो वही कहा जाएगा कि ये सब कार्य जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में ये कार्य हो रहे हैं। तो ये दूसरा क्या था? दूसरा कमिश्नर था। कुमाऊं क्षेत्र का ये दूसरा कमिश्नर था। इसके शासनकाल में 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा का प्रारंभ स्टार्ट हुआ। कब? 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई। तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? 1816 में। तो उस समय वहाँ का कमिश्नर कौन था? वहाँ का कमिश्नर था जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1816 में दूसरा भूमि बंदोबस्त भी स्टार्ट हुआ, लागू किया गया। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में, ये भी जॉर्ज विलियम ट्रेल के कमिश्नर रहते हुए। 1816 में दूसरा भूमि बंदोबस्त, 1817 में तीसरा भूमि बंदोबस्त, 1819 में पटवारी पद का सृजन हुआ। किसका? पटवारी पद का सृजन हुआ। कब? 1819 में। ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। 1820 में चौथा भूमि बंदोबस्त स्टार्ट हुआ। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई। तो 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई। ये किसके शासनकाल में? जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। किसकी? आबकारी विभाग की स्थापना हुई। कब? 1822 में। ये भी किसके शासनकाल में? जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन किया गया। कुमाऊं कमिश्नरी का 26 परगनों में विभाजन किया गया, उसको बांटा गया 1823 में, वो भी जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। उसके बाद 1823 में पाँचवा, इसको प्रथम पंचशाला व यह व्यवस्था 1880 में लागू की गई। यह व्यवस्था 1880 में लागू की गई, अतः इसे 80 साला भू व्यवस्था भी कहते हैं। इसे 80 साला भू व्यवस्था भी। तो जो पाँचवां भूमि बंदोबस्त है उसके बारे में बात हो रही है। पाँचवां भूमि बंदोबस्त को क्या कहा जाता है? पाँचवां भूमि बंदोबस्त को 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कह सकते हैं। तो 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में लागू किया गया जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय में। तो 1823 में क्या हुआ? पाँचवां भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। पाँचवां भूमि बंदोबस्त, इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कह सकते हैं। 1829 में छठवां भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। इसको द्वितीय पंचशाला भी कह सकते हैं। तो द्वितीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त 1829 में लागू हुआ, जिसको छठवां भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये भी हुआ जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय में। 1833 में सातवां या तृतीय पंचशाला भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। कुमायूं कमिश्नरी का सीमांकन भी इसी के शासनकाल में हुआ। हल्द्वानी में नगरीकरण की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में हुई थी। तथा सड़कों एवं पुलों का निर्माण आदि कार्य भी इन्हीं के शासनकाल में हुए थे, जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। का तात्पर्य ये है कि जब ये वहाँ के कमिश्नर थे तो उसी समय ये सारे कार्य किए गए थे। किसके शासनकाल के बारे में ना वकील, ना दलील, ना अपील किसके शासनकाल में ना वकील, ना दलील, ना अपील उक्ति प्रचलित थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में एक बात मतलब कि एक युक्ति जो था वो प्रचलित था, एक उक्ति प्रचलित था, ना वकील, ना दलील, ना अपील। कुमायूं का तीसरा कमिश्नर
जिसके समय 1837 अल्मोड़ा में कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम थाने की स्थापना की गई, तो वो था जॉर्ज गोबान। इसका शासनकाल 1836 से 1839 तक था। शासनकाल का तात्पर्य है कि ये वहाँ पे कमिश्नर इतने समय से इतने समय तक था। तो क्या है कि कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर था। कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर कौन था? जॉर्ज गोबान। इसके समय में 1887 में अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की स्थापना की गई। तो कुमाऊं का प्रथम थाना कहाँ था? अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। जो कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र है, कुमाऊं का प्रथम थाना अल्मोड़ा में स्थापित किया गया, वो भी 1837 ईस्वी में, वो भी जॉर्ज गोबन के शासनकाल में। और जॉर्ज गोबन का शासनकाल कब से कब तक था? 1836 से लेकर 1839 तक। कुमाऊं का चौथा कमिश्नर, जो नैनीताल में अपने मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहा, जिसके काल में 1939 से 40 में कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय का श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरण कर दिया गया। तो कुमाऊं का जो मुख्यालय था, पहले स्टार्टिंग में कुमाऊं का जो मुख्यालय था श्रीनगर में था। क्या था? कुमाऊं का मुख्यालय प्रारंभ में श्रीनगर में था, लेकिन स्थानांतरण कर दिया गया, इसका बदलाव करके पौड़ी में कर दिया गया। कब? 1939 से 40 के बीच में। इसके बाद 1840 में पौड़ी जिले का गठन हुआ। नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास भी हुआ। 1843 में नैनीताल में थाने की स्थापना हुई। खैरना नैनीताल मार्ग का भी निर्माण हुआ। गोमती नदी पर पुल का निर्माण हुआ। सहयोगी हैलिट वेटन के सहयोग से 1840 में 8वां भूमि बंदोबस्त लागू हुए। उसके अलावा अन्य भी कार्य हुए। तो ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, इनके शासनकाल में ये सारे काम होते हैं। इनका शासनकाल कब तक था? 1839 से लेकर 1847 तक। 1839 से 1847 तक 8 साल तक ये कमिश्नर रहे। और ये जीवन पर्यंत मृत्यु तक, अपने मृत्यु के समय तक वहाँ का क्या रहे? कुमाऊं का कमिश्नर थे। और कुमाऊं का ये कौन से कमिश्नर थे? चौथे कमिश्नर थे। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? 1939 और 40 में यहाँ पर जो 1939-40 है, यहाँ पे लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 1839-40 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि देख लीजिए 1840, यहाँ 1839 से 1847 तक इनका शासनकाल था। कब से? 1839 से 1847 तक। तो 1839 से 47 के बीच ही यहाँ पे जो कार्य किए जाएंगे वो होंगे। तो 1839-40 यहाँ पे होना चाहिए, ये 1939-40 नहीं होगा। इसको आप 1839-40 कर लीजिए। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि 1939-40 में कुमाऊं है, कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय का श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरण किया गया। तो क्या है कि ये कहना क्या चाहता है कि कुमाऊं का मुख्यालय प्रारंभ में क्या था? श्रीनगर था। प्रारंभ में क्या था? श्रीनगर था। और श्रीनगर से स्थानांतरित कर दिया गया पौड़ी में। श्रीनगर से स्थानांतरित कर दिया गया पौड़ी में। कब? 1839 या 39 से 40 के आसपास। उसके बाद 1840 में पौड़ी जिले का भी गठन किया गया। तो पौड़ी जिले का गठन कब किया गया? 1840 ईस्वी में। जिस वर्ष श्रीनगर से पौड़ी इनका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया कुमाऊं का, उसी वर्ष पौड़ी जिले का भी गठन किया गया। नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास हुआ। नैनीताल का नगरीकरण हुआ, एक तरह से ये मान के चलिए। तो नैनीताल का एक नगर के रूप में विकास हुआ। साथ ही साथ 1843 में नैनीताल में एक थाने की स्थापना हुई। नैनीताल में एक थाने की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के शासनकाल में हुआ।
उसके बाद खैरना नैनीताल मार्ग का निर्माण हुआ। खैरना से नैनीताल तक की जो सड़क है, जो मार्ग है, उसका निर्माण हुआ। गोमती नदी तट पर पुल का भी निर्माण हुआ। सहयोगी हैलिट वेटन के सहयोग से 1840 में क्या हुआ, 8वां भूमि बंदोबस्त का भी ये भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। ये सारे काम जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन के शासनकाल में हुए और इनका शासन था 1839 से लेकर 1847 ईस्वी तक। कुमाऊं का 5वां कमिश्नर था, कौन था? कुमाऊं का 5वां कमिश्नर हैलिट वेटन। कुमाऊं का 5वां क्या था? 5वां कमिश्नर जो था हैलिट वेटन था। 1847 तक ये थे और 1848 से आ जाएंगे हैलिट वेटन। तो ये कौन थे? ये 5वें नंबर के थे। कौन थे? 5वां कमिश्नर था कुमाऊं का, यह 5वां कमिश्नर था। इसके काल में प्रशिक्षित पटवारियों के नियुक्ति की शुरुआत हुई। तो इसके शासनकाल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत की गई। अस्पतालों की शुरुआत की गई। शिक्षा का प्रसार हुआ। श्रीनगर में 1853 में सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ। कमिश्नरी मुख्यालय नैनीताल में लाना। तो कमिश्नरी मुख्यालय इससे पिछले जो वो थे, इससे पहले कौन थे? इससे पहले चौथे कमिश्नर जो थे वो लुशिंगटन थे। तो लुशिंगटन ने श्रीनगर से बदलकर पौड़ी स्थानांतरित कर दिया था इसका मुख्यालय। लेकिन पुनः जो अगले कमिश्नर आते हैं उनका नाम है हैलिट वेटन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने श्रीनगर में क्या किया? कमिश्नरी मुख्यालय नैनीताल में लाया। पौड़ी से कमिश्नरी मुख्यालय नैनीताल में लिया। पहले कहाँ था? पहले था श्रीनगर। पहले कहाँ था? श्रीनगर, फिर उसके बाद पौड़ी। पहले श्रीनगर से पौड़ी लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन। उसके बाद पौड़ी से फिर लाया गया कहाँ पर? पौड़ी से इसका मुख्यालय नैनीताल में लाया गया। कब? 1854-55 के आसपास। तो इनको यहाँ पे नैनीताल के रूप में मुख्यालय बनाना, कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल के रूप में बनाना, ये किसका काम था? हैलिट वेटन का काम था, या हैलिट वेटन के शासनकाल में हुआ था, या जब हैलिट वेटन कुमाऊं के कमिश्नर थे तो उस समय ये कार्य हुआ था। तो पहले श्रीनगर, उसके बाद पौड़ी, उसके बाद नैनीताल में कुमाऊं का मुख्यालय इस प्रकार से क्रमशः रहा है। नैनीताल का एक पर्यटन नगर के रूप में विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कुमाऊं का 6वां कमिश्नर, कुमाऊं का 6ठा कमिश्नर, इनके शासनकाल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई। कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई किनके शासनकाल में? हेनरी रैमजे। ये किस नंबर के कमिश्नर हैं? ये कुमाऊं मंडल के 6वें कमिश्नर हैं। कौन है? 6वें कमिश्नर। तो कुमाऊं मंडल का 6वां कमिश्नर हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे थे। 1856 से लगा करके 1884 तक ये कुमाऊं मंडल का या कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र के कमिश्नर थे। इनके शासनकाल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई। नहरों का विस्तार किया गया। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 में की गई। आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास भी किए गए। पृथक वन विभाग का भी गठन किया गया। अलग से एक विभाग का गठन किया गया जो कि वन विभाग था। तो इनके शासनकाल में वन विभाग का भी गठन किया गया। तो कुमाऊं में हेनरी रैमजे के ही शासनकाल में वन विभाग का गठन किया गया। कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत की गई। तो कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई? तो हेनरी रैमजे के शासनकाल में की गई। इसके बाद 1863 से 1873 तक पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से यह दूसरा 20 साला था उपनाम
विकेट बंदोबस्त, ये बंदोबस्त लागू हुआ, 6वां बंदोबस्त लागू हुआ कुल मिला के, ये समझिए। दुनिया भर का ये जो कोष्टक में अगर लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए तो सीधा सीधा समझ में आएगा कि इन्हीं के शासनकाल में 9वां बंदोबस्त लागू किया गया। इसके बाद काठगोदाम तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ 1884 में काठगोदाम तक रेल मार्ग का निर्माण किया गया। रामनगर की स्थापना की गई। नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकास किया गया। अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज की स्थापना की गई। ये सारे काम किए जा रहे हैं किसके, हेनरी रैमजे के शासनकाल में या कुमाऊं के 6वें कमिश्नर के शासनकाल में। और ये कब से कब तक थे, 1856 से 1834 तक कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे। वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था, स्थानीय लोग उसे रामजी साहब व अंग्रेज लोग उसे कुमाऊं का राजा कहते थे। और अपने रहने के लिए उसने अल्मोड़ा, बिनसर, रामनगर तथा तराई में मकान बनवाया था। वो था यही हेनरी रैमजे। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जो रामजी साहब हैं, रामजी साहब कुमाऊं के लोग, जो कुमाऊं के लोग थे स्थानीय लोग, रामजी साहब किसको कहते थे, किस अंग्रेजी कमिश्नर को कहते थे, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे नामक अंग्रेजी कमिश्नर को रामजी साहब कहा जाता था। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये हिंदुस्तानी नाम लग रहा है ना, रामजी साहब हिंदुस्तानी नाम लग रहा है। तो अगर एग्ज़ाम में कुछ इस तरह का शब्द आ जाए कि कुमाऊं में किस कमिश्नर को या किस कमिश्नर को रामजी साहब के नाम से जाना जाता था, तो अगर 2-3 एक आध आपको अगर हिंदुस्तानी व्यक्ति का नाम अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि वही है, लेकिन नहीं, ये मतलब हेनरी रैमजे हैं, अंग्रेजी कमिश्नर हैं, इंग्लैंड के व्यक्ति हैं, कुमाऊं में कमिश्नर के पद पर हैं। इनको रामजी साहब कहा जा रहा है वहाँ के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। और अंग्रेजी लोग उसे कुमाऊं का राजा कहते थे। आपके सामने यह भी प्रश्न आ सकता है कि कुमाऊं का राजा किस कमिश्नर को कहा जाता था, तो कुमाऊं का राजा हेनरी रैमजे को कहा जाता था। अपने रहने के लिए उन्होंने अल्मोड़ा में घर लिया, बिनसर में घर लिया, रामसर तथा तराई क्षेत्र में भी घर लिया या उन्होंने घर बनवाया। तो ये कौन थे, हेनरी रैमजे थे। वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष यह सर्वाधिक रहा है, ये हेनरी रैमजे ही हैं। हेनरी रैमजे ही हैं। हेनरी रैमजे का शासनकाल सर्वाधिक रहा है। तो कुमाऊं क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक या सबसे लंबे समय तक कमिश्नर कौन बने रहे, तो हेनरी रैमजे यहाँ के लंबे समय तक कमिश्नर बने रहे। कब तक, 28 वर्ष तक ये कमिश्नर थे। यह बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध थे और इनके काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वही हैं हेनरी रैमजे। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था। औपनिवेशिक कुमाऊं का मतलब है कि अंग्रेज़ों का शासन जब कुमाऊं पे था तो उस समय, और गढ़वाल का कमिश्नर जिसने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। तो औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह का कमिश्नर था। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह का कमिश्नर था। इसने राजस्व पुलिस प्रशासन का प्रारंभ किया। यही है हेनरी रैमजे। कुमाऊं के 7वें कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के 7वें कमिश्नर थे फिशर। 7वें कमिश्नर फिशर थे। 1884 से 1885 तक ये कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे। कुमाऊं के 8वें कमिश्नर कौन थे? उनके 8वें कमिश्नर H.C. रॉस 1885 से लेकर 1887 तक ये वहाँ के कमिश्नर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो H.C. रॉस ही थे 1885 से 87 तक। आप जानते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो इस समय H.C. रॉस ही कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो H.C. रॉस थे।
कुमाऊं के 9वें कमिश्नर जिनके समय हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई वो थे J.R. रीड। तो कुमाऊं के 9वें कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के 9वें कमिश्नर थे J.R. रीड। इनका शासनकाल था 1887 से 1889 तक। जब हम शासनकाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम ये कह रहे हैं कि उस समय कुमाऊं के कमिश्नर रहे हैं। तो J.R. रीड ये 1887 से लगा करके 1889 ईस्वी तक कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे। इन्हीं के शासनकाल में हथियारों के लिए लाइसेंस नीति लागू किया गया कि अब कोई हथियार रखेगा तो उसका लाइसेंस उसको बनवाना पड़ेगा। कुमाऊं के 10वें कमिश्नर कौन थे? वो कुमाऊं के 10वें कमिश्नर G.E. अर्शकिन। कौन थे? G.E. अर्शकिन थे। 1889 से लगा करके 1892 तक ये कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे। इनके समय में 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन हुआ। तो अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन कब हुआ? 1889 से 1892 के बीच में। इसका मतलब 1889 क्या, यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जिनके समय 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन हुआ था। तो अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन कब हुआ था? 1891 में। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन कब किया गया? 1891 ईस्वी में किया गया। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के कमिश्नर थे अर्शकिन। G.E. अर्शकिन वहाँ के कमिश्नर थे। कुमाऊं के 11वें कमिश्नर कौन थे? तो T.D. रॉबर्टसन। T.D. रॉबर्टसन कुमाऊं के 11वें कमिश्नर थे। वो 1892 से लगाकर 1894 तक वहाँ के कमिश्नर थे। कुमाऊं के 12वें कमिश्नर जिसके समय में 10वां भूमि बंदोबस्त लागू हुआ, 10वां भूमि बंदोबस्त लागू हुआ, वो थे E.E. ग्रिग। E.E. ग्रिग 1894 से लगा करके 1898 तक ये यहाँ के कमिश्नर बने रहे। कुमाऊं के 13वें कमिश्नर जिनके समय नैनीताल में थाने की स्थापना की गई और देहरादून तक रेल लाइन पहुंचाई गई, ये काम हुआ था 1900 में। तो ये कौन थे? R.E. हैमिल्टन। कौन थे? R.E. हैमिल्टन 1899 से लगाकर 1902 तक क्या थे? ये वहाँ के कमिश्नर थे। कौन से नंबर के कमिश्नर थे? ये 13वें नंबर के कमिश्नर थे। इनके समय में नैनीताल में थाने की स्थापना की गई और देहरादून तक रेल लाइन भी बिछाई गई। कुमाऊं के 14वें कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के 14वें कमिश्नर थे A.M.W. शेक्सपियर। A.M.W. शेक्सपियर 1903 से लगा करके 1905 तक ये वहाँ के कमिश्नर बने रहे। कुमाऊं के 15वें कमिश्नर जिनके समय में या 1908 ईस्वी में कूली एजेंसी का गठन किया गया। उसके अलावा 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना भी की गई थी। ये कौन थे? J.E. कैंपबेल थे। 1905 से लगा करके 1914 तक ये कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे। इनके शासनकाल में दो काम हुए। इनके शासनकाल में क्या हुआ कि 1908 में कूली एजेंसी का गठन किया गया। कूली एजेंसी का गठन किया गया 1908 ईस्वी में। इसके अलावा एक साल बाद 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की भी स्थापना की गई। ये कौन थे? ये थे J.E. कैंपबेल। ये कौन से नंबर के कमिश्नर थे? 15वें नंबर के कमिश्नर थे। इनका शासनकाल कब तक था? 1905 से लगा कर 1914 तक। कुमाऊं के 16वें कमिश्नर जिसके समय में 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था, वो कौन थे? पर्सी विंडम। कौन थे? पर्सी विंडम। 3-4 बार नाम ले लीजिए, इनका नाम याद रहे ताकि। पर्सी विंडम थे। अब इनके शासनकाल में क्या हुआ? इनके शासनकाल में यानी कि 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। 1917 में पहला वाटर रूल्स बनाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1921 में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ और 1923 में कूली एजेंसी का स्थापना हुआ।
तो इतने सारे काम पर्सी विंडम के शासनकाल में हुए और ये कब तक 1914 से लगा करके 1924 तक कमिश्नर बने रहे कुमाऊं के। तो ये कौन से नंबर के कमिश्नर थे? 16वें नंबर के कमिश्नर थे। इनके शासनकाल में क्या काम हुए? इनके समय में 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। 1917 में पहला वाटर रूल्स बना। असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में चल रहा था। इसके अलावा कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ और 1923 में कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी। कुमाऊं के 17वें कमिश्नर, जिनके समय में यानी कि 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये थे A.C. स्टिप। ये 1925 से लगा करके 1931 तक यानी 6 साल तक कुमाऊं के कमिश्नर बने रहे। इनके समय में एक मुख्य बात ये है कि ये जो A.N.C. स्टिप हैं, ये कुमाऊं के 17वें कमिश्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? 17वें कमिश्नर हैं। और इनकी खास बात यह है कि अंतिम भूमि बंदोबस्त 11वां भूमि बंदोबस्त इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ था, भूमि बंदोबस्त हुआ था। अब क्या है कि 11वां बंदोबस्त जो था कुमाऊं में, वह अंतिम बंदोबस्त था। ये बात भी इस लाइन से निकल के आ रही है कि 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ। इसका मतलब 11वां जो भूमि बंदोबस्त था कुमाऊं में, वही अंतिम भूमि बंदोबस्त था। और वो किसके शासनकाल में हुआ? A.N.C. स्टिप। और इनका शासनकाल 1925 से लगा कर 1931 तक रहा है। कुमाऊं के 18वें कमिश्नर, जिनके समय में 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था, वो थे L.M. स्टप्स। L.M. स्टप्स कुमाऊं के 18वें कमिश्नर थे। इनके शासनकाल में 1931 में वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो ये वन पंचायतों का गठन किनके शासनकाल में किया गया था? कुमाऊं में L.M. स्टप्स के शासनकाल में किया गया था 1931 में। और L.M. स्टप्स का शासनकाल जो था वो 1931 से लगा करके 1933 तक चला। कुमाऊं के 19वें कमिश्नर थे L.O. गोयल। L.O. गोयल कुमाऊं के 19वें कमिश्नर थे। 1933 से लगा करके 1935 तक ये कमिश्नर रहे थे। कुमाऊं के 20वें कमिश्नर थे A.W. इब्टसन। ये 1935 से लगा करके 1939 तक क्या थे? यहाँ के कमिश्नर थे। कुमाऊं के 21वें कमिश्नर थे G.L. विलियम। 1939 से लगा करके 1941 तक। कुमाऊं के 22वें कमिश्नर जो थे वो T.J.C. एक्टन थे। 1941 से लगा करके 1943 तक ये वहाँ के कमिश्नर थे। कुमाऊं के 23वें कमिश्नर कौन थे? ये थे W. फिनले। 1943 से 1947 तक ये क्या थे? वहाँ के कमिश्नर थे। तो इस प्रकार से 23 कमिश्नर बताया गया है। स्टार्टिंग में ही बताया गया आपको कि 23 कमिश्नर रहे कुमाऊं मंडल में या कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र में, ठीक है। और 23 कमिश्नर इस प्रकार से थे। स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे K.L. मेहता। तो स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले और क्रम में 23वें के बाद 24वां, 23वें कौन थे? 23 तक तो अंग्रेज ही थे, 23 तक तो अंग्रेज ही थे। 24वें नंबर पे भारत के आते हैं। लेकिन भारतीय के रूप में अगर देखा जाए, पहला भारतीय कमिश्नर तो वो K.L. मेहता थे। कुमाऊं में पहला भारतीय कमिश्नर कौन थे? K.L. मेहता। 1947 से लगा करके 1948 तक। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, कुमाऊं में पहला कमिश्नर कौन था या पहले कमिश्नर कौन थे? वो तो कोई अंग्रेज ही थे। हमने देखा था कि कुमाऊं के पहले कमिश्नर अंग्रेज ही थे। कुमाऊं के पहले भारतीय कमिश्नर, ऐसे कमिश्नर जो भारतीय हों, तो वो पहले कमिश्नर जो थे वो K.L. मेहता जी थे 1947 से 48 तक। और ये कमिश्नर के क्रम में 24वें कमिश्नर थे, लेकिन भारतीय कमिश्नर के क्रम में पहले कमिश्नर थे। अब उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को भी हम देखते चलेंगे। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। किसको? कालू सिंह मेहरा को।
प्राप्त है। इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। ये 1857 की क्रांति के दौरान की बात हो रही है। तो 1857 की क्रांति के दौरान ये उत्तराखंड के ये राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के, उत्तराखंड में एक जगह है चंपावत, और उस चंपावत में एक गांव है बिसुंग गांव के कालू सिंह, एक व्यक्ति थे कालू सिंह महरा, इनको प्राप्त है। किस बात का गौरव? राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, तो आप क्या बताएंगे? कालू सिंह मेहरा को। तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव इनको प्राप्त है। तो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है? कालू सिंह मेहरा को। किस राज्य का? उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। उत्तराखंड राज्य में एक जिला है चंपावत, चंपावत जिले में एक गांव है बिसुंग गांव के निवासी थे कालू सिंह मेहरा। इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था और ये संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। कब की बात हो रही है? 1857 के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में कब शुरू हुआ? 1871 ईस्वी में। तो कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में शुरू कब हुआ? 1871 में। तो 1871 में कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में शुरू हुआ था। कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था। उसमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी, उत्तराखंड के व्यक्ति थे ज्वालादत्त जोशी। इन्होंने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1986 में हुआ था, इसमें भाग लिए थे, इसके सदस्य के रूप में वहाँ पे थे। उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, तो उनमें से एक ज्वालादत्त जोशी थे। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। तो राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। किस लिए? राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए। इस लाइन को फिर से पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में रहे। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना की थी। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। राज्य में वन नीति या जंगल नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब से कब तक चला था? 1911 से 1917 के मध्य व्यापक जन आंदोलन चला था। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। तो अल्मोड़ा कांग्रेस भी है। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। तिलक और एनी बेसेंट के 1914 की होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, 2 लोगों की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के 1914 के होम रूल लीग से, 1914 में जो होम रूल लीग चलाया गया, उससे प्रभावित होकर उत्तराखंड राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया किसने? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमंत आदि ने। तो होम रूल लीग उत्तराखंड में किसने चलाया था? तो सीधी सी बात है, बद्रीनाथ पांडे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल और हेमंत आदि व्यक्तियों ने क्या किया था? उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। और ये तिलक और एनी बेसेंट से प्रभावित होके। तो होम रूल लीग आंदोलन उत्तराखंड में किन किन व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया था? तो विक्टर मोहन जोशी। ये सब प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं कि होम रूल लीग का मतलब होम रूल लीग आंदोलन जो था
जो होम रूल लीग आंदोलन था वो उत्तराखंड राज्य में किनके द्वारा चला गया, इनमें से किनके द्वारा चला गया या इनमें से किनके द्वारा नहीं चला गया। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप ये जानते रहिए कि किनके किनके द्वारा चला गया था। तो विक्टर मोहन जोशी थे उसमें शामिल, बद्रीनाथ पांडे थे, चिरंजी लाल थे, हेमचंद थे, इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देहरादून की यात्रा कब की थी? तो 1916 ईस्वी में उन्होंने देहरादून की यात्रा की थी। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। किसके सहयोग से? किन किन व्यक्तियों के सहयोग से हुआ था? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से। इन सब का नाम एक बार और पढ़ लीजिए ध्यान से। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, दो पंत हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। अब कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई, मतलब क्यों की गई? अगर आपसे पूछा जाए कि 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना क्यों की गई, तो राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। तो ये कुमाऊं परिषद का विलय हुआ। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस में। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 1918 ईस्वी में। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। किनके प्रयास से? तो गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर थे, वकील थे, बैरिस्टर थे गढ़वाल क्षेत्र में, बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। इसके अलावा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। इन सब लोगों के प्रयास से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई 1918 ईस्वी में। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन होता था, अलग अलग साल में अलग अलग जगहों पे होता था। तो अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, तो गढ़वाल के किन दो नेताओं ने यहाँ पे भाग लिया था? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने इनमें भाग लिया था। जो पिछले हमने देखा कि उन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना जिन जिन व्यक्तियों ने मिलकर किया था, उनमें से दो व्यक्ति अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को कूली बेगार प्रथा का अंत कर दिया, बाहर करके उसका अंत कर दिया? तो सरयू नदी के किनारे की बात हो रही है। तो जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कूली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर, क्या करके, बाहर करके नहीं, बहाकर, हमने पिछली बार बाहर करके पढ़ लिया था, रजिस्टर को बहाकर कूली बेगार प्रथा की अंत कर दिया। तो ये बहाया किस नदी में था? तो सरयू नदी में बहाया गया था। कूली बेगार प्रथा के रजिस्टर्स को, जो रजिस्टर थे, इनसे संबंधित रजिस्टर्स थे, इन रजिस्टर्स को सरयू नदी में बहा दिया गया 1921 में, और बहा करके कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया। कब? जनवरी 1921 में। किन किन व्यक्तियों के द्वारा?
दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में। ये जो 3 नाम हैं इनको आप याद रखेंगे। 1929 में गांधी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थानों की यात्राएं की और राजनीतिक सभाएं भी की। तो 1929 में गांधी जी ने यहाँ पे गांधी जी और नेहरू कुमाऊं के क्षेत्र के हल्द्वानी में, कुमाऊं के क्षेत्र में जो कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता था हल्द्वानी, भवाली, ताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी, इन सभी स्थानों की यात्रा की। किसने? गांधी जी ने और नेहरू ने। कब? 1929 में। तो ये यात्राएं 13 जून से 4 जुलाई के बीच के मध्य में किया गया, यानी कि 13 जून से 4 जुलाई के बीच में ये यात्रा किया गया था। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 6 से लेकर 24 अक्टूबर तक। 1929 में गांधी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ी खेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं भी की। कब से कब तक? 13 जून से 4 जुलाई तक। 19 में गांधी जी गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की, ये सब हो गया है। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय यानी कि 12 दिन के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता भूमिका भी लिखी? तो कौसानी, ये बागेश्वर में है, कौसानी गांव में ये घटना घटी थी। घटना क्या है? कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी इसी स्थान पे, कौन से स्थान पे? कौसानी स्थान पे कुछ समय के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड। ये याद रखेंगे। उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। आपके सामने इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र को स्विट्जरलैंड का नाम दिया था? तो कौसानी को। या इस तरह से सामने आ सकता है कि कौसानी को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? तो भारत का स्विट्जरलैंड। या तो कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने किया था, किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ये 3-4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एक लाइन से। 1930 में गांधी जी की 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। अब नमक सत्याग्रह 1930 में जो हुआ था उनमें 78 नमक सत्याग्रही थे। कितने? 78 नमक सत्याग्रही थे। इनमें से उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, ज्योतिराम कांडपाल, भेदरवत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। तो 3 व्यक्तियों के आप नाम याद रखेंगे कि जो नमक सत्याग्रह के साथ नमक सत्याग्रह में 78 व्यक्ति शामिल थे। नमक सत्याग्रह में कितने व्यक्ति शामिल थे? 1930 में गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में 78 व्यक्ति शामिल थे। उनमें से 3 व्यक्ति कहाँ से थे? उत्तराखंड से संबंधित थे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से मतलब कि कितने शामिल थे। तो आप जैसे कूट वाला प्रश्न होता है कि 3 शामिल थे, 2 इनमें से 2 इनमें से 1 या पहला दूसरा तीसरा, इस तरह के कूट जो होते हैं उस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। 4 ऑप्शंस देकर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से हैं, या फिर इस तरह से बन सकता है कि इनमें से कौन से नहीं हैं। इस तरह के प्रश्न इन लाइन से बनाए जा सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। इनमें से 3 कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल एक, दूसरा था भैरव दत्त जोशी और तीसरे जो थे गोरखवीर खड़क बहादुर। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में, कब? 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में
2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को क्या कहा जाता है? पेशावर कांड कहा जाता है। तो क्या हुआ? 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में कुछ सैनिक थे, उन सैनिकों ने अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो निहत्थे थे, और इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक इनको जेल काटनी पड़ी थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इनको गढ़वाली की उपाधि प्रदान की थी। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। चनौदा जो कि सोमेश्वर और अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की शांतिलाल त्रिवेदी ने। शांतिलाल त्रिवेदी ने क्या किया कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 में खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे कहा था कुमायूं का बारदोली। कुमायूं का बारदोली। खुमाड़ यानी कि सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो यहाँ पे खुमाड़ यानी सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसने किया था? तो दुर्गादत्त जोशी ने प्रारंभ किया था। तो 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था उसका प्रारंभ कुमाऊं में किसने किया था? तो कुमाऊं में दुर्गादत्त जोशी ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती, वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? तो ये विष्णी शाह देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था? तिरंगा फहराया गया था। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? कुंती वर्मा को। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम का स्थापना उन्होंने वहां पे पहुंच के किया। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सबसे पहले 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया था क्या? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसके संपादकत्व में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में, यानी कि बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में। यहाँ पे ये वाला शब्द हटा दीजिए, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके नेतृत्व में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया। क्या किया गया? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन इन्हीं के बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। किस लिए किया गया था? ये राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए। सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? 1871 में। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद संपादक
बद्री दत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू कर दिया? शक्ति का। शक्ति, एक शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया मार्च 1918 ईस्वी में। तो जब मार्च 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया तो क्या हुआ कि इसके संपादक बद्रीनाथ पांडे ने सितंबर 1918 से एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था शक्ति। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ था गढ़वाली मासिक पत्र। तो गढ़वाली मासिक पत्र किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो वो प्रारंभ किया गया पंडित गिरिजादत्त नैथानी के नेतृत्व में 1905 में। तो ये किसके द्वारा? देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा गिरिजादत्त नैथानी के नेतृत्व में ये गढ़वालिक मासिक पत्र निकालना शुरू किया गया। ये महीने महीने का पत्रिका थी, इसका प्रकाशन शुरू हो गया था। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व क्या है? संपादकत्व। तो ये शब्द संपादकत्व को आप काटते रहिए, ये डिस्टर्ब करने वाला शब्द है संपादकत्व। तो इसका मतलब आप इसके नेतृत्व से समझेंगे। तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त के नेतृत्व में पौड़ी से प्रकाशन शुरू हुआ। किसका? 1939 में। किस चीज़ का? इधर आ जाओ आप, ये कहाँ पे फिट हो गया? यहाँ पे। तो 1939 में लैंसडोन कर्म भूमि का जो प्रकाशन शुरू हो गया था। तो 1939 में लैंसडोन कर्म भूमि का संपादन शुरू किया गया। किसके नेतृत्व में? भक्त दर्शन और भैरव दत्त के नेतृत्व में। ये शुरू कहाँ से हुआ था? पौड़ी से। कहाँ से? पौड़ी से। 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ। क्या? युगवाड़ी का प्रकाशन देहरादून से शुरू हुआ था 1941 ईस्वी से। कूली बेगार प्रणाली का अंत कब हुआ? 13 से 14 जनवरी 1921 को। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी? तो प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग थी टिहरी राज्य आंदोलन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो थे श्री देव सुमन। तो श्री देव सुमन की मृत्यु हो गई थी। कब? टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी? प्रजातंत्रात्मक शासन थी। तो टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे श्री देव सुमन। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1939 में। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए क्रमशः 1947 और 48 में। तो 1947 में सकलाना विद्रोह होता है और कीर्तिनगर आंदोलन होता है 1948 में। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ? 1949 ईस्वी में टिहरी का भारत में विलय हो गया। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया था? 1 अगस्त 1949 को। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों दलितों से। ऐसे दलित जो शिल्पकार थे, तो डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? इन्हीं से संबंधित था। तो आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, तो डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। शिल्पकारों दलितों से संबंधित, दलित शिल्पकारों से संबंधित था डोला पालकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? डोला पालकी आंदोलन। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? हरि प्रसाद टमटा ने
इस शब्द का प्रयोग किया था। अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई थी, लेकिन 1935 से 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया था, जिनका नाम था लक्ष्मी देवी टमटा। कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो कनकटा बैल आंदोलन आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोंटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि वितरण करना था। तो ये भी आंदोलन के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि किससे संबंधित थे। तो कोंटा खर्रा आंदोलन उद्देश्य था। तो कोंटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि का वितरण करना। भूमिहीनों को भूमि का वितरण करना, भूमि जिसके पास भूमि नहीं है उनको भूमि देना कोंटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था। कोंटा खर्रा आंदोलन और 3 बार कोंटा खर्रा आंदोलन। कोंटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि का वितरण करना। लगे हाथ याद करते चलना है हमें। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किनकी रही? तो महिलाओं की रही थी। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं रोजगार दो, ये नारा था। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू हुआ। एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 1973 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है आज की यात्रा। समय हो गया है 1 घंटा 1 मिनट 40 सेकेंड। तो हमारा समय 1 घंटा यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग देखते हैं कि 1 लाइनर फॉर्म में जो चीज़ें दी गई हैं, 1-2 वीडियो या शायद 3 वीडियो और लग जाएँ उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद विस्तार से जो चीज़ें दी गई हैं उस पुस्तक में, उसको कवर किया जाएगा। तो आप इस श्रृंखला में बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को गति प्रदान करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।